इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेक्शन सी यहाँ पे हम लोग तीनों सेट का डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे सेट 1 से। तो सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,2 एंड 2,3, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट है वो 1 2 है, सेकेंड पॉइंट है 2 3, इसको डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो है 8/5 और y। तो सबसे पहले इसका जो x की वैल्यू दिया है इससे हम लोग रेशियो निकालेंगे, फिर उस रेशियो से y की वैल्यू निकालेंगे। तो रेशियो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं k/1 और यूज करेंगे x की वैल्यू। तो जो यहाँ से 8/5 आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो k का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा रेशियो का सम मतलब k+1। इसको सॉल्व करोगे तो रेशियो मिल जाएगा। तो लिखेंगे 8k प्लस 8 इक्वल टू 10k प्लस 5। ठीक है, ये लिखेंगे 2k इक्वल टू 3। तो k इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 3/2, यानी जो रेशियो यहाँ पे आपको यूज करना है वो 3:2 यूज करना है। ठीक है, अब इसी रेशियो को यूज करके हम लोग निकालेंगे y की वैल्यू। यहाँ से y इक्वल टू आप लिख सकते हो, रेशियो जब यूज करोगे 3:2 तो 3 का मल्टीप्लाई y की वैल्यू के साथ और 2 का मल्टीप्लाई इस y की वैल्यू के साथ करना है। तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इनका सम मीन्स 5, मीन्स हो जाएगा ये 13/5। ये y की वैल्यू हो जाएगा 13/5, रेशियो हो जाएगा 3:2। ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके आर वाले पार्ट पे। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दिस PQRS are midpoint of side AB, BC, CD, DA respectively, so that the diagonal of quadrilateral PQRS bisect each other। यहाँ पे ABCD सबसे पहले आपके पास एक रेक्टेंगल है, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इनका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया है, -1 -1, इसका लिखेंगे -1 6, थर्ड का है 3 6 और फोर्थ का है 3 और -1, और इनका मिड पॉइंट है PQRS। ठीक है, अब जब मिड पॉइंट होगा तो यहाँ से इनका भी कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो। तो सबसे पहले इनका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको बताना क्या है कि जब इनको आप जोड़ दोगे तो जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका जो डायगोनल होगा वो बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूव करना है। चलिए पहले इनका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। अब P मिड पॉइंट होगा तो आप लिखोगे इसका मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट -1 और -1/2, तो ये -1 आएगा, और -1 प्लस 6/2 करोगे तो ये 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया। Q का लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा -1 और प्लस 3/2, तो 2/2 मतलब 1 आ जाएगा, और 6 प्लस 6/2 12/2 करोगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे R का लिखोगे 3 प्लस 3/2 तो 3 आएगा, और -1 और 6/2 करोगे तो आ जाएगा 5/2। ठीक, सेम ऐसे ही AD का मिड पॉइंट S निकालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा -1 प्लस 3/2 मतलब 1, और -1 -1/2 मीन्स -1। ठीक, अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे के बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट PQ हमने लिखा हुआ है ये मिड पॉइंट है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम दोनों तरफ से निकालेंगे, एक बार PR लाइन से और एक बार SQ लाइन से। अगर दोनों तरफ से वैल्यू सेम आ जाएगी तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। तो जब हम P की वैल्यू निकालेंगे PR से, तो आपको यहाँ पे वैल्यू यूज करनी है X वाली। तो लिखोगे -1 प्लस 3/2, ऐसा करने पे आ जाएगा 1, और यही P की वैल्यू अगर SQ से निकाले हम लोग तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1/2, ये भी आ गया 1। तो दोनों तरफ से P की वैल्यू सेम आ रही है। अब चलिए सेम ऐसे हम लोग Q की वैल्यू दोनों तरफ से निकालेंगे। तो Q की वैल्यू अगर हम PR की तरफ से निकालें तो हम लोग लिखेंगे 5/2 प्लस 5/2/2, ये हो जाएगा 10/2/2 मतलब 5/2। ठीक है, तो इसका आंसर 5/2 आएगा। अब यही Q की वैल्यू अगर हम निकालें QS की तरफ से तो आपको लिखना पड़ेगा -1 प्लस 6/2, ये भी हो जाएगा 5/2। तो Q की वैल्यू दोनों तरफ से सेम आ रही है, P की वैल्यू भी दोनों तरफ से सेम आ रही है, मतलब ये जो पॉइंट है ये PR और QS दोनों का मिड पॉइंट है, और जब मिड पॉइंट होगा तो इसको ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 27,
In a teacher's workshop, the number of teachers teaching French, Hindi, and English are 48, 80, and 144 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of same subject. ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट के जितने टीचर एक रूम में आएंगे उतने ही टीचर हर सब्जेक्ट के हर रूम में होने चाहिए। आपको नंबर ऑफ रूम बताना है, मतलब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब इसका कर देना है आपको एचसीएफ। तो चलिए इनका एचसीएफ निकाल दो। तो यहाँ पे 48 इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 के पावर 4 और 3। सेम ऐसे ही 80 का प्राइम फैक्टर करोगे तो मिलेगा 2 के पावर 4 और 5। सेम ऐसे ही 144 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2 मिल जाएगा। ठीक है, एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 4 मतलब 16। तो टोटल 16 रूम यहाँ पे यूज हो। ठीक है, तो आंसर लिख देना है 16 रूम। अगर ये पूछ लेता कि हर रूम में एक एक सब्जेक्ट के कितने टीचर आएंगे तो 16 से इन तीनों को डिवाइड करते, जितने नंबर आते उतने टीचर हर सब्जेक्ट के एक रूम में आ जाते। ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है इसलिए आपको 16 रूम लिख के छोड़ देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे, ये ट्रिगो जिसको आपको ये प्रूव करना है, ये आपके बुक का ही प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको साइन कॉस के फॉर्म में सबसे पहले लिखते हैं। तो 10 को लिखोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कॉट को लिखोगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अभी ऊपर का नंबर हम सेम रहने देंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस यहाँ पे भी ऊपर का नंबर अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं कुछ। नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर का नंबर है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये ऊपर वाला नंबर है ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके हम लोग प्लस करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेने में प्रॉब्लम क्या है कि जो ये ब्रैकेट वाला नंबर आपको दिख रहा है दोनों है सेम लेकिन तो साइन अपोजिट है। तो अगर हम इस सेकंड वाले का माइनस साइन कॉमन कर दें तो ये भी हो जाएगा साइन माइनस कॉस, तो साइन माइनस कॉस हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलसीएम हम लोग लिखेंगे उसमें लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस और साइन माइनस कॉस ये कॉमन है इसलिए कैंसिल होगा तो बचेगा साइन, जिसका ऊपर इंटू करोगे तो आ जाएगा साइन पावर 3 थीटा। यहाँ पे माइनस आपने कॉमन कर लिया था इसलिए जो पॉजिटिव साइन है इसको नेगेटिव लिखना है और यहाँ पे कॉस बचेगा एक नीचे जिसका ऊपर इंटू करोगे तो आ जाएगा कॉस पावर 3 थीटा। अब ऊपर आपको आइडेंटिटी लगानी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ठीक है, तो ऊपर हम लोग लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे आपका है साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो पूरा ब्रैकेट है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1। आप लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको अगर अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा लिखोगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक तरफ आ जाएगा 1 और दूसरी तरफ 1 बाई साइन का मतलब हो गया कोसेक, 1 बाई कॉस का मतलब सेक, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, और ये प्रूफ हो गया, यही आपको दूसरी तरफ प्रूव करना था। तो ये हो गया पूरा सॉल्व, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। 3 years ago, Rasmi was thrice as old as Nazma. 10 years later, Rasmi will be twice as old as Nazma. How old are Rasmi and Nazma now? ठीक है, तो अभी प्रेजेंट एज की बात कर रहा है इसलिए प्रेजेंट एज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं प्रेजेंट एज, रश्मि का आर लिख देते हैं और नजमा का एन, इसी आर एन के फॉर्म में हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो कंडीशन इन्होंने दिया है वो 3 साल पहले का दिया है। ठीक है, तो 3 साल पहले रश्मि की एज रहेगी R-3 और नजमा की एज रहेगी
3n-3। यहाँ पे कह रहा है कि रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, यानी कि जो रश्मि है वो 3 टाइम्स ओल्ड है। तो अगर हम दोनों को बराबर लिखना चाहें तो हम नजमा को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो पहला इक्वेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा 3n-r इक्वल टू 6। अब हम लिखते हैं दूसरी कंडीशन, और दूसरी कंडीशन 10 साल बाद है। तो 10 साल बाद रश्मि की एज हो जाएगी r+10 और नजमा की एज हो जाएगी n+10। तो कह रहा है रश्मि 2 टाइम्स ओल्ड हो जाएगी, इसलिए नजमा की एज को अगर हम ट्वाइस कर दें तो दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हो r+10 इक्वल टू 2n+20। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2n-r इक्वल टू -10। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपको n और r मतलब दोनों की एज मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं पहला इक्वेशन 2n-r इक्वल टू -10, ये एक इक्वेशन हो गया, ये सेकंड वाला है। और इसको लिखेंगे 3n-r इक्वल टू 6। सॉल्व कर दो, साइन चेंज करेंगे हम लोग, ये r कैंसिल हो गया, -n इक्वल टू आ जाएगा -16, मीन्स n इक्वल टू 16। तो जो नजमा है उसकी एज 16 है। ठीक है, अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में यूज कर लो, आपको मिल जाएगा r। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है 3n-r इक्वल टू 6। r इक्वल टू लिख सकते हो 3n-6। ये हो जाएगा 16 इंटू 3-6, यानी 48-6, आंसर आएगा 42। यहाँ पे जो रश्मि है उसकी एज है 42 ईयर्स, और जो नजमा है उसकी एज है 16 ईयर्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो 30 में जो पहला पार्ट है वो आपके एनसीईआरटी का है। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि जो एंगल पी ओ क्यू है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कर देते हैं सिमिलर। सिमिलर कैसे करेंगे, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। इसके अलावा इसका रेशियो इसके साथ सेम आएगा क्योंकि रेडियस है, और इसका रेशियो इसके साथ सेम आएगा क्योंकि टेंजेंट है। तो एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो इसका एंगल और इसका एक एंगल दोनों सेम आ जाएंगे, मतलब ये दोनों एंगल सेम है, तो इसको हम ए और ए लिख देते हैं। ठीक है, सेम ऐसे इस वाले में भी आ जाएंगे। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये पहला हो गया। अब यहाँ पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ किया है आपने, इसलिए ये PS और PB का रेशियो सेम होगा, और ये दोनों रेडियस सेम है ही, OS और OB। तो यहाँ पे भी SAS क्राइटेरिया से दोनों हो जाएंगे सिमिलर। तो जो एंगल यहाँ पे O पे आ रहे हैं, ये वाला एंगल और इधर का जो ये एंगल है, दोनों सेम आएगा, इसको हम B लिख देते हैं। ठीक है, तो पूरा जो सेंटर O पे एंगल बना हुआ है वो बना हुआ है 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B, और मिलके स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, इसलिए 180 लिख देंगे। यहाँ से A प्लस बी आपको मिल जाएगा 90 डिग्री, और A प्लस बी आप देखो ये बीच वाला एंगल बन रहा है जिसकी वो बात कर रहा है, एंगल QOP A प्लस बी के बराबर है, इसे लिख देंगे एंगल POQ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरे वाले में एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसका रेडियस इन्होंने 8 मेंशन किया हुआ है, और PQRS बोल रहे हैं इन्होंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिसमें AD परपेंडिकुलर DC है, ये इसका की पॉइंट है, इसी से सॉल्व हो। तो जब AD और DC को परपेंडिकुलर कर दोगे 90 डिग्री पे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी यहाँ पे फिगर बनेगा वो चाहे ट्राइंगल बने चाहे क्वाड्रिलेटरल, ये वाला फिगर हमेशा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर ये रेडियस R होगा, ये R होगा, तो ये सब रेडियस R हो जाएंगे। ठीक है, और ये R के बराबर होगा, तो आपने बोला हुआ है कि यहाँ पे रेडियस 8 है, तो इसलिए ये लेंथ भी 8 हो जाएगी और ये लेंथ भी 8 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो BC है ये पूरी लेंथ है 30। ठीक, और BS 24 है, तो कह रहा है कि आप DC बता दो, DC कहाँ है, ये पूरी लेंथ आपको बतानी है, DC। ठीक है, तो चलो इसको फाइंड कर लो। अब अगर यहाँ पे SB 24 दिया होगा, तो जो BR है ये भी 24 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेम पॉइंट से टेंजेंट रहा है और टेंजेंट बराबर होते हैं। अब ये पूरा 30 होगा और ये 24 हो गया, तो RC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और RC QC के बराबर है, तो ये भी 6 हो जाएगा। ये 8 आपको पहले से पता है, तो पूरा जो DC हो कितना हो जाएगा, 8 + 6 मतलब 14 सेंटीमीटर। इसका आंसर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 31 पे आते हैं।
द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ अ hollow right circular cylinder of length 14 centimeter is 1 centimeter. If the volume of the metal used in making the cylinder is 176 centimeter cube, find the outer and inner radii of the cylinder. ठीक है, यहाँ पे एक सिलेंडर आपके पास है जो हॉलो है, तो एक फिगर बना देते हैं छोटा सा, इसी में बना देते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है और ये अंदर से खाली है, इस तरीके से। तो बाहर का रेडियस हम लिख देते हैं R2 और अंदर का रेडियस लिख देते हैं R1। तो जो इनके रेडियाई का डिफरेंस होगा वो होगा R2 माइनस R1, जिसकी वैल्यू उसने 1 बोल रखी है। ठीक है, और इसकी पूरी हाइट है 14 सेंटीमीटर। अब इसका जब वॉल्यूम निकालोगे तो आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, और आउटर वॉल्यूम क्या लिखेंगे? पाई R2 स्क्वायर H, क्योंकि R2 हमने बाहर लिया हुआ रेडियस, माइनस पाई R1 स्क्वायर H, और ऐसा करके जो वॉल्यूम यहाँ पे मेंशन है वो 176 है। ठीक है, अब यहाँ से पाई और H को कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 176। पाई की वैल्यू यूज करते हैं 22/7, H की वैल्यू यूज करेंगे 14, और इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं 176। ठीक है, यहाँ से अब जो सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू 176 इंटू, ये 7 से कट करोगे 2 टाइम में कट हो जाएगा, तो इंटू तो कुछ नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 44, और इसको आप सॉल्व कर दोगे 11 से कट करोगे तो आ जाएगा 16, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा टोटल 4। मतलब जो आपके पास R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 4 आ गई। ठीक, अब इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से अगर ओपन कर दो तो लिखोगे R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1 इक्वल टू 4। अब ये वैल्यू आपको पहले से पता है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 1 बोला हुआ है, तो इसकी जगह अगर 1 यूज कर लोगे तो आपको R2 प्लस R1 की वैल्यू 4 मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आपके पास दो रिलेशन आ गए, एक R2 माइनस R1 इक्वल टू 1 और एक R2 प्लस R1 इक्वल टू 4। इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा दोनों रेडियस। तो एक रिलेशन हो गया R2 प्लस R1 इक्वल टू 4, एक है R2 माइनस R1 इक्वल टू 1। सॉल्व कर लिया तो 2R2 इक्वल टू 5 हो गया, मतलब R2 की वैल्यू है 2.5, और जब R2 2.5 होगा तो R1 कितना हो जाएगा? 1.5। ये हो गया इसका आंसर। एक रेडियस है 2.5 बाहर वाला, और अंदर वाला हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से पूरा हो गया सेक्शन सी ऑफ सेट 1। अब हम लोग चलते हैं सेट 2 पे। चलिए हम लोग सेट 2 पे आ चुके हैं, तो जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे रिपीट होगा उसको हम स्किप करेंगे, इसलिए जिसको कंप्लीट आंसर चाहिए वो उस सेट पे जा सकता है, वहां पे देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 सेम है, वहां पे डिस्कस हो चुका है, इसलिए इसको स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 ये अलग है, इसलिए इसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। इन अ केमिस्ट्री लैब देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड, यानी एक एसिड है जिसका 50% यहाँ पे लिया गया है, और सम क्वांटिटी ऑफ 25% एसिड, यानी एक दूसरा आपका क्वांटिटी है जिसका 25 लिया गया है, और कह रहा है कि हाउ मच ईच सोल्यूशन बी यूज टू मेक 10 लीटर, यानी कि इनके कितना कितना लीटर को आप यूज करोगे जिससे 10 लीटर आपको मिल जाएगा, वो भी कितना परसेंट? 40%। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि एक एसिड जो आपने यूज किया उसका लिया x लीटर और एक का ले लिया y लीटर, तो दोनों मिल के हो जाएंगे 10 लीटर। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब परसेंटेज वाले में बोल रहा है कि जो पहला क्वांटिटी आपने लिया था उसका केवल 50% यूज करें, तो x का 50% कर दोगे तो हो जाएगा 0.5x। सेम ऐसे ही दूसरे वाले का 25% यूज करना है, तो इसको लिख देंगे 0.25x। ठीक, अब ये मिल के हो गया क्या? 10 लीटर का 40%, तो 10 लीटर का 40% कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो चाहे तो आप डेसिमल में सॉल्व कर लो, चाहे आप होल नंबर से सॉल्व कर लो, इसको होल नंबर बना के। अभी हम डेसिमल से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले इक्वेशन में 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.5x प्लस 0.5y इक्वल टू हो जाएगा 5। ये इक्वेशन नंबर 1 को हमने चेंज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे x को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए साइन चेंज करेंगे, तो ये x कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -0.25y, और यहाँ पे आएगा -1, और इसको सॉल्व कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, मतलब y आपका यूज हो रहा है 4 लीटर, तो जो x होगा वो हो जाएगा 6 लीटर, और ये इसका हो जाएगा आंसर।
आपको मैं एक बार फिर बता दूं, यहाँ पे पहला रिलेशन हमने बनाया है इसके अमाउंट से, मतलब टोटल लीटर, और दूसरा रिलेशन हमने बनाया है इसके परसेंटेज से। तो जो यहाँ पे 40% है वो 10 लीटर सोल्यूशन का है, इसलिए यहाँ पे 4 हमने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। ये पुराना प्रॉब्लम दोनों है जो कि रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग स्किप करेंगे। इसका आंसर आप सेट 1 से देख सकते हैं। 29, ये प्रॉब्लम अलग है इसलिए इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको देख लीजिए। A wooden toy is made by scooping out a hemisphere of same radius as of cylinder। यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसकी दोनों तरफ से हेमिस्फीयर को स्कूप किया गया है, इतना यहाँ से और इतना यहाँ से, इसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो पूरे टॉय का सरफेस एरिया बताना है। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया तो आपको पूरा दिखेगा सिलेंडर का। इसके अलावा कर्व सरफेस एरिया आपको दिखेगा दो हेमिस्फीयर का, जिनको मिला के हम एक हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। मतलब इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा उसमें आप लिख सकते हो क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ और स्फीयर, दोनों को मिलाकर हमने एक स्फीयर यूज किया हुआ है। आप चाहो 2 × 2 हेमिस्फीयर लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो CSC हो गया सिलेंडर का 2πRH प्लस सरफेस एरिया हो गया स्फीयर का 4πr²। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2πr कॉमन कर सकते हो आप, यहाँ से आएगा h और यहाँ से आएगा 2r। ठीक है, इसमें वैल्यू यूज करो, इसको सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 22/7, रेडियस 7 है, h की वैल्यू है 20, r हो जाएगा 7 × 2 14। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर 44 × 34। सॉल्व करने पे ये मिल जाएगा 1496 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, ये टीचर वाला प्रॉब्लम सेम है, वहां पे हमने डिस्कस किया है इसका आंसर 16 रूम। 31 और इसके दोनों पार्ट वो सेम है जो उस पेपर में था, इसलिए इसको हम लोग स्किप करेंगे। ये हो गया सेट 2। अब हम लोग चलते हैं सेट 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 14, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। यहाँ पे जो सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर है उसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो 10 प्लेस है वहां पे x है और जो 1 प्लेस है वहां पे y है। तो जो ओरिजिनल नंबर होगा आपका, वो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। ठीक है, और जो रिवर्स नंबर है वो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। ठीक है, अब इसकी कंडीशन पे आते हैं। ये कह रहा है कि जो नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, जो रिवर्स वाला नंबर है वो पुराने वाले नंबर से 18 बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका 10x प्लस वाई, ये हो गया आपका पुराना वाला नंबर, 10y प्लस x ये हो गया नया वाला नंबर। नया वाला नंबर 18 बड़ा है, या तो आप पुराने वाले में 18 जोड़ दो ये बराबर हो जाएगा, या फिर नए वाले में से 18 माइनस कर दो तभी बराबर हो जाएगा। जैसे मन करे वैसे कर लो, होना ऐसे ही है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 9y इक्वल टू -18 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये एक रिलेशन हो गया। ठीक है, और एक रिलेशन यहाँ दिया है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 14, यानी x और y को ऐड करने पे 14 आ रहा है। इन्हीं दोनों रिलेशन को सॉल्व कर दो, आपको xy मिल जाएगा। यहाँ से y कैंसिल हुआ, 2x इक्वल टू हो गया 12, x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, अब x 6 होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस कर लेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 8। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा वो लिख देंगे 68, तो इसका आंसर 68 है। क्वेश्चन नंबर 27, द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ अ hollow cylinder surmounted on a hollow hemisphere of radius 3 and 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे एक हॉलो हेमिस्फेयर है जिसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर को लगाया गया है, और ये अंदर से खाली होगा, इसलिए दो रेडियस का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो एक अंदर वाला जो रेडियस है उसको 3 लिख देते हैं, और जो बाहर वाला रेडियस है उसको लिख देते हैं 4। ठीक है, और सिलेंडर की जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर, बस सिलेंडर की हाइट है याद रखिएगा यहाँ तक। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इनर एंड आउटर। ठीक है ना, तो हम लोग सिलेंडर का अलग एरिया निकाल लेते हैं और हेमिस्फीयर का अलग, और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, सबसे आसान यही है।
तो चलिए सबसे पहले टोटल हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया लिखोगे आउटर वाला 2 पाई R2H प्लस 2 पाई R1H, ऐसे कर देंगे। तो 2 पाई H तो कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। तो 222/7, H है 14, R1 प्लस R2 दोनों रेडियस को ऐड करोगे तो 7 आएगा। तो 2 इंटू 22 इंटू 14 ये आ जाएगा, जिसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया सिलेंडर का। अब ऐसे हेमीस्फीयर का आ जाओ। तो हेमीस्फीयर का आउटर, उसमें इनर वाला आपको ऐड करना है। तो हो जाएगा ये 2 पाई R1 स्क्वायर प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर। 2 पाई कॉमन कर देंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। 2 इंटू 22/7 इंटू, अब यहाँ पे R1 और R2 3 और 4 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 25। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 25, इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 157.14। ये डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन इसमें एक एरिया ये भी आपको दिख रहा होगा बाहर से, ये सर्कल वाला एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है, इसलिए इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। अब इसका एरिया कैसे आएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग कर देंगे पाई 22/7 को कॉमन, R2 माइनस R1 का स्क्वायर लिखोगे तो आप लिखोगे R2 प्लस R1 एक ब्रैकेट में, R2 माइनस R1 एक ब्रैकेट में। इसको सॉल्व कर दो, 22/7 मल्टीप्लाई। अब 4 और 3 को ऐड कर दोगे तो 7 हो जाएगा, और इसको माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया को भी आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, और इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 795.14। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसका ध्यान नहीं दिया होगा, ये 22 सेंटीमीटर स्क्वायर का, केवल उन्होंने कर्व सरफेस एरिया निकाला होगा दोनों का और ऐड किया होगा। अब देखते हैं आपके सीबीएसई वाले क्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं। टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है तो कंसीडर करना चाहिए। तो देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 28, ये टीचर वाला प्रॉब्लम सेम रिपीट हुआ है, इसलिए आप वहां से आंसर चेक कर सकते हैं। 29 सेम प्रॉब्लम है, ये डिस्कस हो चुका है। 30 ये भी सेम प्रॉब्लम है, डिस्कस हो चुका है। 31 भी सेम प्रॉब्लम है, ये डिस्कस हो चुका है। ये तो हो गया पूरा सेक्शन सी। अब हम लोग सेक्शन डी के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।